Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 9th of November 2021, Monday. Inspiration of the day is when you have a dream, you have to grab it and never let go. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let us start with article number 1 given on page number 1. Lessors hit tax air pocket over SpiceJet dues. So global aircraft leasing companies are actually facing a difficulty or obstacle in India. Snag means obstacle, difficulty, or in Hindi we call it roda. So basically news is all about the aircraft leasing companies. Global aircraft leasing companies are actually facing difficulties in India in terms of tax payment. तो बेसिकली न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि जो एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनीज़ हैं जिन्होंने इंडिया में एयरक्राफ्ट को लीज़ किया था और उनका लीजिंग टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब वो जो लेजर्स हैं, जो लीजिंग कंपनीज़ हैं, वो अपना एयरक्राफ्ट वापस लेना चाहती हैं। बट नाउ दीज कंपनीज आर एक्चुअली फेसिंग और हिटिंग अ स्नैग इन इंडिया विद tax authority that is resisting the efforts to repossess the aircraft they have leased to the low cost airline that is SpiceJet. तो अब क्वेश्चन ये उठता है why these tax authorities are actually resisting or creating the difficulty for these aircraft leasing companies. So basically there is a issue of GST dues or we can say goods and service tax dues जिसकी वजह से टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं वो NOC नहीं दे रही हैं कंपनीज को टू गेट देयर और टू रीपोजेस देयर एयरक्राफ्ट बैक. So at least 13 Boeing 737 aircrafts of SpiceJet, which airline wants to return to its lessors or the aircraft leasing companies because of cost control measures or cost cutting measures, they are still awaiting the NOC from the tax authorities as per the sources. And the permission to export these aircraft has been withheld. तो बेसिकली जो स्पाइस जेट है वो कोरोना और स्पाइस जेट ही क्यों, जितनी भी एविएशन कंपनीज हैं वो कोरोना और पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड रही. उनका बिजनेस रेवेन्यू जनरेशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट और वेरी लेस फुटफॉल. अब क्या है, स्पाइस जेट जो है उसने जो जितने भी एयरक्राफ्ट लीज पर लिए थे बोइंग कंपनी से वो अप्रॉक्सीमेटली 13 एयरक्राफ्ट जो थे 133 जो एयरक्राफ्ट लीजिंग पर लिए थे बोइंग से उसको रिटर्न करना चाहती है इन ऑर्डर टू ट्रिम इट्स ऑपरेशनल कॉस्ट. बट जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो इसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दे रही हैं स्पाइस जेट को. उनका ये कहना है क्योंकि स्पाइस जेट ने अभी तक बहुत सारा अमाउंट का GST पे नहीं किया है. GST एक हाई अमाउंट का GST ड्यू है स्पाइस जेट पे, which are approximately 5% of each aircraft lease rental through a reverse charge mechanism. And reverse charge is where the recipient of the goods and services, in this case the airline, is liable to pay the GST. तो बेसिकली जो लीजिंग की प्रोसेस होती है उसमें एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू जो पर्टिकुलर कंपनी सर्विस अवेल कर रही होती है उसको 5% का GST पे करना पड़ता है. और टैक्स अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग स्पाइस जेट ने ये GST पे नहीं किया है और जिसकी वजह से जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो स्पाइस जेट को ये जो बोइंग एयरक्राफ्ट है इनको वापस करने की परमिशन नहीं दे सकती. अगर हम स्पाइस जेट की बात करें तो स्पाइस जेट ने जो लीज लिया था बोइंग से इसको कई सारी फाइनेंशियल कंपनी से या बैंकिंग कंपनी से फाइनेंस कराया था, जिसमें से जो मेजर थी वो ICBC लीजिंग दैट इज़ ओन्ड बाई इंडस्ट्रियल कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, एविएशन कैपिटल ग्रुप दैट इज़ ACG, BBM that is owned by private equity firm Carlyle Group. तो ये सारी जो फॉर्म्स थी मेजर फाइनेंसिंग फॉर्म्स उन्होंने इस लीजिंग प्रोसेस को फाइनेंस किया था जिससे कि जो स्पाइस जेट है वो मैक्सिमम या जितने भी जो टारगेट जेट्स हैं उनको लीज आउट कर सके बोइंग से. द कंपनी डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द क्वेरी. स्टिल तो कंपनी का कोई भी ऐसा स्टैंड अभी नहीं आया है.
और स्पाइस जेट ने रिसेंटली पंजाब और हरियाणा की जो हाई कोर्ट है वहाँ पर भी पटिशन दी थी। वहाँ पर स्पाइस जेट ने क्या कहा है, स्पाइस जेट ने कहा है कि स्पाइस जेट को जो भी जितना भी जीएसटी ड्यू है वो 10 इंस्टॉलमेंट में पे करना अलाउ किया गया है। क्यों? क्योंकि पैंडमिक की वजह से उसका बिजनेस इम्पैक्ट हुआ था, इसलिए उसको अलाउ किया गया है कि वो 10 इंस्टॉलमेंट में अपना जीएसटी पेमेंट जो जीएसटी ड्यू है वो कर सकती है। However, tax authorities have opposed this, saying that GST Act does not permit payments in any installment। तो उनका ये कहना है कि ये परमिशन हम नहीं दे सकते और कोर्ट भी नहीं दे सकती, क्योंकि जीएसटी एक्ट में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि जीएसटी ड्यू को इंस्टॉलमेंट में पे किया जा सके। और इसके अकॉर्डिंग कंपनी के अगेंस्ट जो है वो प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है। तो लेट अस सी कि इस पर्टिकुलर केस पर क्या डिसीजन होता है, इस पर्टिकुलर इशू पर क्या डिसीजन होता है। इसके अलावा जो फाइनेंसिंग कंपनीज है जिन्होंने इस लीजिंग प्रोसेस को फाइनेंस किया था, उन्होंने भी कोर्ट में गई, उन्होंने भी कहा है कि कोर्ट को इस पर्टिकुलर इशू पर इंटरवेंशन करना चाहिए, जिससे कि जो स्पाइस जेट है जो ऑलरेडी फाइनेंशियल सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ख़राब है इस समय, उसको उसके जो एयरक्राफ्ट है उसको वापस करने की परमिशन दी जाए, जिससे कि उसका कॉस्ट कटिंग हो सके और वो वायबल बनी रहे। और इवन कुछ फाइनेंस कंपनीज ने तो कुछ अमाउंट पे करने के लिए भी बोला है कि स्पाइस जेट के बिहाफ पर हम इतना अमाउंट पे कर देते हैं, आप स्पाइस जेट को अलाउ कर दीजिए कि वो अपने जो बोइंग एयरक्राफ्ट है उनको अपने लीजिंग कंपनीज को वापस कर सके। बट अथॉरिटीज हैज़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी पेमेंट, सेइंग द ड्यूज हैव टू बी क्लियर्ड बाय एयरलाइंस सिंस द इम्पोर्टर ऑफ एयरक्राफ्ट वॉज स्पाइस जेट, नॉट एनी फाइनेंशियल ग्रुप। तो ये तो सिर्फ स्पाइस जेट का केस है। अगर हम और मेजर एविएशन कंपनी जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं उनका सिनेरियो देखें तो मोस्ट ऑफ द जो एयरक्राफ्ट है इंडिया में दैट इज़ ऑन लीज। 85% ऑफ एयरक्राफ्ट दैट इज़ यूज्ड इन इंडिया और बाय इंडियन कंपनीज आर एक्चुअली ऑन लीज। स्पाइस जेट के 100% एयरक्राफ्ट जो है वो लीज पर हैं, विस्तारा के भी 100, एयर एशिया के भी 100, इंडिको 90, गो फर्स्ट के 90 और एयर इंडिया के 65। The majority of the aircraft used by Indian Airlines are actually on lease। और डेफिनेटली लीजिंग का एक प्रोसीजर होता है, उस पर जीएसटी अट्रैक्ट होती है, और अब चूंकि लीज पर है तो हर मंथ, हर महीने या हर साल के अकॉर्डिंग उन्हें कुछ अमाउंट रॉयल्टी पे करनी पड़ती है, रेंट पे करना पड़ता है। कोविड-19 में जिस तरह से बिजनेस इम्पैक्ट हुआ है, रिवेन्यू इम्पैक्ट हुआ इन एविएशन कंपनीज का, दे आर नॉट एबल टू पे द लीज अमाउंट और द रेंट, और इसीलिए कंपनीज चाहती हैं कि जो एयरक्राफ्ट उन्होंने लीज किए हैं उसको वापस कर दें। बट जीएसटी जो अथॉरिटीज़ है उनका ये कहना है कि पहले आप पिछला ड्यूज तो क्लियर करिए, इसके बाद हम आपको अलाउ करेंगे कि आप एयरक्राफ्ट जो है वो आप उसको वापस रिटर्न कर सकते हैं, अदरवाइज वी विल नॉट अलाउ दिस प्रोसेस। सो लेट अस सी कि इसका क्या डिसीजन होगा आगे। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। इकोनॉमिक सर्वे मे रिवर्ट टू 1 वॉल्यूम आफ्टर 8 years। So economic survey that is released before the next year budget could be a single volume reverting to the practice that is being followed till financial year 14। जो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, दे मस्ट बी नोइंग व्हाट इज़ इकोनॉमिक सर्वे, बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं। अभी तक जो प्रैक्टिस थी 2014 के बाद से वो थी, इकोनॉमिक सर्वे जो था वो 2 वॉल्यूम में पब्लिश होता था, वॉल्यूम 1 और उसके थोड़े दिन बाद वॉल्यूम 2 आता था। लेकिन अब इस बार से इकोनॉमिक सर्वे जो, अच्छा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग इकोनॉमिक सर्वे। कौन ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश करता है या कौन सा डिपार्टमेंट इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश करता है। हाँ, तो न्यूज़ पे आते हैं। तो न्यूज़ ये है कि अब इस फाइनेंशियल ईयर से इकोनॉमिक सर्वे सिंगल वॉल्यूम में पब्लिश किया जाएगा। तो ये कहा जा रहा है कि 8 साल पहले इस तरह की प्रैक्टिस यूज़ होती थी, 2014 फाइनेंशियल 2014 के पहले। And as per one of the senior government official who is part of preparation of this economic survey says that there is so much to write about the Indian economy performance in the past year, but most of the exciting themes or interesting information will be covered in what is used to be considered as part 2, and that is why we are planning to have or retain the maximum amount of part 2 and want to convert this part 1 or part 2 into a single volume। And the economic survey which is tabled in the parliament a day before the बजट से एक दिन पहले पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें ये बात करी जाती है कि आगे आने वाले टाइम में फाइनेंशियल ईयर में क्या प्रोजेक्शंस हैं, इंडियन इकोनॉमी कैसे मूव करेगी। पिछले साल
3 साल का डेटा अगर आपको पता हो, जो जानते हैं 3 ईयर्स का एक की इन्फॉर्मेशन होती है, हम कह सकते हैं 3 ईयर्स की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की इन्फॉर्मेशन होती है इकोनॉमिक सर्वे में। तो पिछले लास्ट 2 सालों की और आगे आने वाले 1 साल, यानी जो करंट ईयर चल रहा है वो उसकी, जो फ्यूचर होगा उसकी, और जो पास्ट में जो परफॉर्मेंस रही उसकी होती है। मोर और लेस 3 फाइनेंशियल ईयर की इन्फॉर्मेशन होती है इकोनॉमी के बारे में। तो बजट से एक दिन पहले प्रेजेंट किया था ये बताने के लिए कि इंडियन इकोनॉमी ने पहले कैसा परफॉर्म किया और आगे फ्यूचर में व्हाट इज एंटिसिपेशन, व्हाट एक्सपर्ट्स आर एक्चुअली एंटिसिपेटिंग दैट इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग टू बी परफॉर्म इन दैट पर्टिकुलर वे। तो फाइनेंशियल ईयर 2015, उस समय कौन हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे? मिस्टर अरविंद सुब्रमण्यम। जब अब मिस्टर अरविंद सुब्रमण्यम चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उससे बाद से 2 वॉल्यूम में पब्लिश होता था इकोनॉमिक सर्वे। बट नाउ आवर इकोनॉमिक एडवाइजर इज मिस्टर के.वी. सुब्रमण्यम, और ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इस बार से एक ही सिंगल वॉल्यूम will be published as a economic survey. The first volume contains the set of prospective chapters for the economy for future, which allow the chief economic advisor a large scope to explain his or her thoughts on Indian economy, and definitely it comes to occupy a more prominent position in terms of media coverage and references. तो ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वॉल्यूम 1 की. Volume 2 is more important, and that is why we are going to retain this particular volume 2, और इस फाइनेंशियल ईयर से एक ही वॉल्यूम पब्लिश होगा. हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि बेसिकली इस प्रैक्टिस पर जाने के 2 रीजन हैं. 2 फैक्टर्स हैव लेड इनटू रीथिंकिंग ऑन दिस प्रैक्टिसेस. 1, आवर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिस्टर सुब्रमण्यम अनाउंस हिज रेजिग्नेशन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर दिस ईयर. तो जो उनका करंट टर्म है वो December 6 को ख़त्म हो रहा है, और इस डेटा और इस डेट के अकॉर्डिंग जो भी नया चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होगा, हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर ने एडवर्टाइज़ कर दिया है, और इस बार जो, अगर आपको पता होगा न्यूज़, अगर आप अवेयर हैं, तो इस बार जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो स्ट्रिक्ट कर दिया गया, वो और ज़्यादा बढ़ा जाएगा. PhD इकोनॉमिक्स में मांगी गई है. फिलहाल वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग. तो जो नया चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है, अगर वो पोजीशन लेगा तो उसके पास केवल और केवल 2 महीने ही रहेंगे बजट से पहले कि वो इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर कर पाए. तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा इकोनॉमिक एडवाइज़र के पास, इसलिए सिंगल वॉल्यूम पब्लिश किया जा रहा है. इसके अलावा द पॉलिटिकल लीडरशिप इज कीन टू इलैबोरेट ऑन द टर्मल्चस इवेंट्स इन द इंडियन इकोनॉमी, और कोशिश यही करी जा रही है कि एक सेकेंड वेव के बाद जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी रिकवर की है, बाउंस बैक करी है, उसको इम्प्रेसिवली प्रेजेंट किया जाए. दैट कम्स अंडर सेकेंड पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे. तो इसीलिए जो है वो ये 2 मेजर रीजन है एज पर द एक्सपर्ट की, इसी वजह से सिंगल वॉल्यूम पब्लिश किया जा रहा है इस फाइनेंशियल ईयर में. हालांकि इट इज़ जस्ट थिंकिंग, अभी इस पर डिसीजन नहीं हुआ है, और ये भी नहीं पता है कि ये सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर में किया जा रहा है, आगे भी ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी. तो फिलहाल अभी ये देखना है जब आता है इकोनॉमिक सर्वे तो कितने वॉल्यूम में आता है. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6. इट इज़ नॉट अ न्यूज़, इट इज़ बेसिकली ओपिनियन. एक ओपिनियन है एक्सपर्ट का, तो उसमें उसी ओपिनियन को कवर करने की बात करी गई है. दिस पर्टिकुलर कॉलम इज़ नॉट एनी न्यूज़. What is this column all about? It is all about the expert matter on WTO role in meeting the emission target. So key role for WTO to meet the emission target. So अभी recently जो एक climate change summit हुई है COP26 की, उससे बहुत सारे डिसीजन लिए गए, बहुत सारे कंट्रीज़ ने ज़ीरो एमिशन के टारगेट भी सेट किए, जिसमें इंडिया भी है. कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखकर बताइए कि इंडिया ने कब तक का कौन सा फाइनेंशियल ईयर सेट किया है फॉर अचीविंग दिस ज़ीरो एमिशन टारगेट. हमने डिस्कस किया इससे पहले की जो न्यूज़ एनालिसिस है उसमें ये डिस्कस किया गया है कि इंडिया ने ज़ीरो एमिशन टारगेट किस फाइनेंशियल ईयर तक अचीव करने के लिए अपना एम रखा है. तो रिसेंटली जो COP26 हुआ, बहुत सारे कंट्रीज़ ने अनाउंस किया दैट दे आर गोइंग टू बी ज़ीरो एमिशन कंट्रीज़, एंड द डेलीगेट्स हैव ऑलरेडी डिस्कस द वे टू मीट दोज टारगेट विदाउट सीरियसली डिस्टर्बिंग द ग्लोबल इकोनॉमी. तो इसी रिलेशनशिप पर जो डिस्कशन हुआ है, मेजर जो कन्वेंशंस हुए हैं, डिसीजन हुआ, वो यही हुए हैं कि एमिशन तो ज़ीरो करना है, लेकिन कोरोना के बाद, जो पैंडेमिक के बाद जो इकोनॉमी रिकवर कर रही है, उसकी पेस अफेक्ट ना हो.
ऐसा ना हो कि हम एमिशन ज़ीरो करने के चक्कर में कई सारी इंडस्ट्रीज़ को इम्पैक्ट कर दें और हमारा जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो इम्पैक्ट हो। तो एमिशन को तो रिड्यूस करना ही करना है, साथ साथ हमें ग्रोथ पर भी और इंडियन इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी, सिर्फ इंडियन इकोनॉमी नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी को भी ध्यान में रखना है कि उसमें कहीं भी डिस्ट्रप्शन ना आए। सो इन मूविंग टूवर्ड्स दोज एनवायरमेंटल गोल्स, the role of international trade in goods, services and technology that basically regulate by WTO become very very important, क्योंकि ट्रेड होता है इसीलिए प्रोडक्शन होता है, बिजनेस होता है इसीलिए प्रोडक्शन होता है तो एमिशन भी होगा ही। तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, इन सबके ट्रेडिंग में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इस एनवायरमेंटल गोल को अचीव करने के लिए। और अगर आप ध्यान से देखें तो गुड्स, सर्विस, टेक्नोलॉजी, इनका ट्रेड कौन कवर करता है? इनका ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर WTO के रोल की बात करी जाए कि WTO कैसे रोल प्ले करता है, हम सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड में जो भी गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी का ट्रेड होता है, WTO उसको रेगुलेट करता है। अगर इंटरनेशनल ट्रेड या WTO इस तरह के रूल्स रेगुलेशन बनाए कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेडिंग होगी, किस तरह के प्रोडक्ट्स, जो ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे सर्विसेज जो कि एनर्जी सेविंग डिवाइसेस हैं, ऐसी सर्विसेज जो हेल्प करती हैं एमिशन को रिड्यूस करने में, इन्वायरमेंट के मैनेजमेंट में जो हेल्प करती हैं, तो इस तरह के इंटरनेशनल ट्रेड से, इस तरह की जो ट्रेडिंग है उसके से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो नॉर्म्स हैं, उनको ईजी करके WTO इस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज का इंटरनेशनल ट्रेड इम्प्रूव कर सकता है, उनका नंबर, वॉल्यूम इम्प्रूव कर सकता है। So by reducing tariff and non-tariff barriers for the trade in environmental good is one of the essential prerequisite to accelerate the transition towards the decarbonization and zero emission target as per this individual and as per expert। तो टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर्स, रूल्स, रेगुलेशन रिड्यूस करके WTO जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, जो कि कार्बन का लेस एमिशन करते हैं, डिकार्बनाइजेशन को प्रमोट करते हैं, किसी भी तरह से एनवायरनमेंट को हेल्प करते हैं, उनके ट्रेड को, उनके यूजेस को डिफरेंट कंट्रीज़ में, एक्सेप्टेबिलिटी को डिफरेंट कंट्रीज़ में इंक्रीज कर सकता है। एवरेज टैरिफ ऑन मैनी गुड्स नीडेड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी आर स्टिल 10% एंड 14%। अगर इस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज की बात करी जाए तो 14% तक इनमें टैरिफ लगता है, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री और डिपेंडिंग ऑन द ट्रेड। तो 10% से लेकर के 14% तक का जो इनमें वो है टैरिफ इम्पोज होता है। तो अगर इस टैरिफ को रिड्यूस कर दिया जाए तो देयर आर चांसेस कि इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शंस हैं, इंटरनेशनल ट्रेड है, एनर्जी रिलेटेड और एनर्जी सेविंग और एनवायरमेंट रिलेटेड प्रोडक्ट्स का, वो इंक्रीज होगा। स्ट्रिंजेंट इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड ऑफ इम्पोर्टिंग कंट्रीज कैन इंसेंटिवाइज द अडॉप्शन ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन प्रोसेस। और जो ऐसी कंट्रीज जो कि इम्पोर्ट कर रही हैं बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स को, गुड्स एंड सर्विसेज को, अगर वो एक डिफ़िकल्ट और स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड इम्पोज करें कि आपका जो प्रोडक्ट है, अगर जैसे कंट्री A जो है, अगर वो कंट्री B से कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है तो इस तरह के स्टैंडर्ड बनाए कि अगर आपका प्रोडक्ट क्लीन एनर्जी से बना हुआ है, अगर आपका प्रोडक्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, देन ओनली वी विल इम्पोर्ट इट। सो इन दिस केस this country B will try to follow all those environmental friendly practices। तो इस तरीके से क्या होगा, जो environment है उसको भी benefit होगा, जो ये B कंपनीज, जो एक्सपोर्टिंग कंपनीज है, इसमें भी जो है इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूजेस या जो प्रोडक्शन है इस तरह के सर्विसेज से गुड्स का, वो भी बढ़ेगा। हाउएवर सम डेवलप्ड कंट्रीज आर मूविंग एट अ फास्टर पेस देन अदर्स एंड टुवर्ड्स कटिंग एमिशन दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस। तो कुछ ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज की अगर हम बात करें तो बहुत स्पीड प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो उनको कैचअप नहीं कर पा रहे। और ये इशू हमेशा रहता है, हमने कई बार भी डिस्कस किया कि डेवलपिंग कंट्रीज आर बेसिकली डिमांडिंग द टेक्नोलॉजी, द सर्विसेज the developed countries are actually using to reduce the carbon emission, but developed nations are not ready to share it, they are not ready to do any sort of investment in developing countries for their interest, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा जीरो एमिशन या इन्वायरमेंटल जो क्लाइमेट रिलेटेड जो कन्वेंशन है उनके टारगेट को अचीव करने में थोड़ा सा ये हर्डल कॉज करता है। होता क्या है, अगर ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात करी जाए, ग्रीन प्रोडक्ट की बात करी जाए, तो दीज पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इज
state of art technology, they are costly, require high investment. Developing nations जो हैं वो अभी इतना investment नहीं कर सकते, they don't have money, they have other liabilities, social obligations. जो पैसा है वो instead of investing into greener energy, greener service or goods, they have other obligations, other more important obligations, तो वो इतने large investment नहीं कर सकते. Developed countries के पास इस समय पैसा बहुत है, they have the priority to invest into the greener technology, greener product, greener services, environment friendly goods and services, क्योंकि वो अपने most of the social targets जो हैं वो social security targets हैं उनको achieve कर चुके हैं. So they have more options to invest into greener technology, जबकि developing countries हैं उनके पास नहीं है इस तरह का अभी amount, इतना fund कि वो R&D में invest करें, कि वो green technology में invest करें. That is why they are asking for developed countries to help them out. But लेकिन इसका जो ग्राउंड पे जो इम्प्लीमेंटेशन है, हालांकि डेवलप्ड नेशंस दे प्रॉमिस, बट on actual ground they do not really help the developing nations to be the lowest carbon emission country, to help the local producer to compete with the cheaper import from the countries that do not subject their producer to similar stringent environment regulation. These countries have decided to take the broader carbon adjustment measure, just like impose carbon tax on imported goods such as steel, cement, aluminum and fertilizer. तो इस तरह से WTO जो है वो बहुत सारे रूल्स, नॉर्म्स, टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर्स में चेंज ला करके इन्वायरमेंट का जो को लेकर के जो भी टारगेट सेट हुए हैं इस बार COP26 में, उन टारगेट को अचीव करने में एक अहम भूमिका या एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है WTO. हालांकि अगर इस तरह के रूल्स रेगुलेशन अगर कार्बन जो या जो ग्रीनर टेक्नोलॉजी से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको एक अलग ट्रीटमेंट दिया जाए, उनको अगर प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो दैट विल बी डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट एज पर WTO. तो बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो इसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं. सच मूव कुड लीड्स टू द डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट ऑफ गुड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेरियस कंट्रीज एज द इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस एंड कंप्लायंसेस वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. तो एक ये भी हो सकता है कि ये कुछ कंट्रीज ये चले जाए कि हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स या गुड सर्विसेज या टेक्नोलॉजी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है. अगर आपको पता होगा तो WTO में कुछ क्लॉज हैं. WTO जब भी कोई कंपनी कंट्री WTO का मेंबर बनता है तो उसे कुछ बेसिक जो नॉर्म्स हैं, जो बेसिक रेगुलेशंस हैं, क्लॉज हैं, उन पर साइन करना पड़ता है, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, जिसमें एक आता है कि किसी भी कंट्री से अगर आप प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपके डोमेस्टिक मार्केट में इंपोर्टेड और जो आपके जो खुद के डोमेस्टिक कंपनीज के बनाए हुए जो गुड्स हैं, जो आपके डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उसके बीच में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन कंट्री नहीं करेगी, टैक्स अथॉरिटीज़ नहीं करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेगा. इसीलिए जब चाइना के प्रोडक्ट्स को, चाइनीज़ के प्रोडक्ट को जब अपोज किया जा रहा था, तो चाइना ने थ्रेटन किया था इंडिया को कि चाइना विल गो टू WTO अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट अगेंस्ट द चाइनीज़ गुड्स. तो बहुत सारे क्लॉज हैं. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट. इसके अलावा एक मोस्ट फेवर्ड MF मोस्ट फेवर्ड नेशन का भी क्लॉज है. एक बॉक्स होते हैं, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, सब्सिडी को लेकर के भी एक क्लॉज है दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस, बट दिस फॉर दिस न्यूज़ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज. तो अगर इस तरह के गुड्स को लेकर, सर्विसेज के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को लेकर के अगर जो डेवलप कंट्रीज़ है वो अपने बार लगाते हैं और किसी स्पेसिफिक कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज को खाली इम्पोर्ट करेंगे वो, या तो ये होगा जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो कहेंगे कि हमारे प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. तो इस तरह के कई सारे क्लॉज है जिसमें चेंज करके WTO इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है, इस तरह की जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनको प्रमोट कर सकता है विदाउट कॉजिंग एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द कंट्रीज प्रोडक्ट. तो WTO को रोल को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है कि अगर WTO कुछ चेंजेस लाता है, कुछ इनिशिएटिव लेता है, दैट इट विल बी ईजियर फॉर द कंट्रीज टू अचीव द जीरो एमिशन टारगेट. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स. ई पेमेंट मे सीम किंग बट can't push cash off its throne yet. 5 साल हो रहे हैं डिमोनेटाइजेशन के बाद से. तो बेसिकली एनालाइज किया गया है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद से कितना डिजिटल पेमेंट को पुश मिला है. क्यों? क्योंकि डिजिटलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये भी था, एक सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव ये भी था कि डिजिटल पेमेंट को प्रमोट किया जाए. सो रैपिड स्ट्राइड इन डिजिटल पेमेंट नॉट withstanding the Indian economy will likely remain cash reliant for years to come. तो ये कहना है कि डिजिटलाइजेशन के बाद से जो ई पेमेंट है, जो डिजिटल पेमेंट है, डिमोनेटाइजेशन के बाद से जो ई पेमेंट है, डिजिटल पेमेंट से वो इम्प्रूव हुआ है
सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी कैश जो है वो सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है, सिग्निफिकेंट पोर्शन कॉन्स्टिट्यूट करता है टोटल ट्रांजैक्शन में। तो जितना ई पेमेंट हो रहा है वो अभी भी इतना अमाउंट का नहीं है कि वो कैश ट्रांजैक्शन को रिमूव कर सके इंडियन इकोनॉमी से। अगर हम डिमोनेटाइजेशन की बात करें, डिमोनेटाइजेशन के बाद भी अगर देखा जाए तो कोविड-19 पैंडेमिक ने भी डिजिटल पेमेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। तो कोविड की वजह से, डिमोनेटाइजेशन की वजह से ई पेमेंट तो बढ़ रहा है और कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, बट फिर भी अभी भी इंडियन इकोनॉमी को पूरा अगर हम बोलें कैशलेस होने में बहुत साल लग जाएंगे। एटलीस्ट दैट इज़ व्हाट ऑटोमेटेड टेलर मशीन मेकर्स एंड कैश लॉजिस्टिक कंपनीज आर बेटिंग ऑन। उनका ये कहना है कि अभी भी we are providing ATMs, we are providing a number of cash logistics services, but अभी जितना भी डिजिटल पेमेंट हो जाए, इंडिया में कैश को लेकर के जो अट्रैक्शन है वो अभी भी बना रहेगा। आफ्टर ग्रोइंग एट ओवर 20% for most of 2020, the growth of currency in circulation fell to 8.5% only। तो पैंडेमिक के 2 साल को अगर काउंट किया जाए तो करेंसी इन सर्कुलेशन, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में CIC बोलते हैं, करेंसी इन सर्कुलेशन, CIC केवल 8.5% तक फॉल किया है। मीन्स डिजिटल ट्रांजेक्शन्स तो बढ़ रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी भी एक्सपेंड हो रही है, तो ट्रांजेक्शन तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कैश का ट्रांजेक्शन भी बढ़ रहा है। कैश को लेकर के जो लोगों की अट्रैक्टिवनेस है, जो कैश में डीलिंग में जो ईजीनेस है, वो अभी भी डिजिटल पेमेंट्स में नहीं आई है। एंड फॉर द रीजन ऑफ स्टीप राइज इन करेंसी लास्ट ईयर वॉज ड्यू टू द अनसर्टनिटी। हालांकि कोविड में अगर आपको पता हो, रेगुलरली अगर न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने डिस्कस भी किया था कि CIC जो है वो पैंडेमिक में बढ़ा है, करेंसी सर्कुलेशन बढ़ा है। क्यों? क्योंकि पीपल वर अनसर्टन अबाउट द इकोनॉमिक पॉस्चर, तो दे वर होल्डिंग द मनी, दे वर होल्डिंग द कैश, क्योंकि उन्हें बैंक्स के बारे में भी नहीं पता था कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूचुअल फंड, शेयर, किस तरह से एक्ट करेंगे, क्रैश हो जाएगी मार्केट। तो दे वर होल्डिंग द कैश इन ऑर्डर टू अवॉइड द अनसर्टनिटी, जिसकी वजह से भी कैश का जो सर्कुलेशन है वो बढ़ा है कोविड-19 के ड्यूरेशन में। इस वजह से भी ये 8.5% का ही इंक्रीज दिख रहा है। तो और इसके अकॉर्डिंग, इस डेटा के अकॉर्डिंग, अभी फिलहाल आगे आने वाले टाइम में इंडिया इज गोइंग टू बी, और इंडिया रिमेन द कैश ओरिएंटेड इकोनॉमी। अगर ये देखें हम डेटा, तो फाइनेंशियल ईयर 2015 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 21 तक अगर आप देखें, करेंसी सर्कुलेशन बढ़ा है कुछ। हाँ, 3 साल अगर हम देखें, इनिशियली थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस देखने को मिला है, बट फाइनेंशियल ईयर 17 के पास से इट इज़ कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। तो कैश अभी भी किंग है एज पर द ट्रांजैक्शन डेटा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। Amazon violated FDI norms, alleged Future Retail independent directors. So independent directors of Future Retails have complained to the CCI. किस लिए कंप्लेन करी है? उनका ये कहना है कि अमेरिकन रिटेल जियांट जो अमेजोन है, उसने FDI रिलेटेड नॉर्म्स को वॉयलेट किया है। कब वॉयलेट किया है? व्हेन इट पिक्ड अप 49% स्टेक इन द कंपनीज प्रमोटर एंटिटी फ्यूचर ग्रुप एंड अप्लाइड फॉर द CCI अप्रूवल बाई कंसीलिंग द फैक्ट। तो भाई अमेजोन और फ्यूचर के ग्रुप में ऑलरेडी झगड़ा चल रहा है। किस चीज़ को लेकर के? अगर आपको पता हो, न्यूज़ आप अवेयर हो, पता होगा कि फ्यूचर ने कुछ अपने एसेट जो थे वो रिलायंस को सेल कर दिए थे, जिसको लेकर के अमेजोन ने कई बार कोर्ट में अपनी अर्जी दी। कोर्ट में कुछ ज़्यादा सुनवाई नहीं हुई, तो इंटरनेशनल कोर्ट में भी अमेजोन ने जाकर के अपना केस फाइल किया और ये कहा है कि जो फ्यूचर ग्रुप है उसने एंटी कॉम्पिटिटिव डील करी है, जिसकी वजह से बीइंग अ सिग्निफिकेंट इन शेयर होल्डर इनटू द फ्यूचर ग्रुप, अमेजोन को वो ऑफर पहले मिलना चाहिए था, जबकि फ्यूचर ने वो एसेट्स जो हैं, वो जो डील है वो रिलायंस से करी और उस डील को नलीफाई कर देना चाहिए। हालांकि इंडियन कोर्ट से बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिला अमेजोन को इस पर्टिकुलर केस में, तो उसने इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाकर के इस आर्बिट्रेशन के लिए फाइल किया है। अब उसी को लेकर के आप ये भी कह सकते हैं कि रिवेंज हो सकता है फ्यूचर के साइड से। फ्यूचर ग्रुप्स के जो डायरेक्टर्स हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने अमेजोन पर अब केस करने की बात कही। उन्होंने ये कहा है कि अमेजोन ने FDI के रूल्स वॉलेट किए हैं। कब वॉलेट किए हैं? जब अमेजोन ने 49% शेयर खरीदे थे, किसमें? फ्यूचर में। तब अमेजोन ने कुछ जो कंसीलिंग फैक्ट जो है उन्हें कंसील किया। आस्किंग द CCI टू रिवोक द अप्रूवल ग्रांटेड टू अमेजोन टू बाय द स्टेक इन FCPL। तो ये अब बता रहे हैं जब ये डील
को कई साल हो गए, तब ये डायरेक्टर्स जो हैं दे आर इन्फॉर्मिंग टू सीसीआई कि जो अमेज़ॉन ने 49% शेयर खरीदे थे एफसीपीएल में, उस शेयर के को खरीदने से पहले जो अमेज़ॉन ने अप्रूवल लिया था सीसीआई थे, उस अप्रूवल को रिवोक कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि अमेज़ॉन ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे वो हाइड किए थे सीसीआई से। क्यों चाह रहे हैं फ्यूचर ग्रुप के डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की इस पर्टिकुलर अप्रूवल को रिवोक कर दिया जाए? जैसे ही इस पर्टिकुलर अप्रूवल को रिवोक किया जाएगा, जो अमेज़ॉन है जिसका 49% शेयर है एफसीपीएल में, वो शेयर होल्डिंग नलीफाई हो जाएगी। तो जो केस चल रहा है फ्यूचर और अमेज़ॉन के बीच में ऑन रिलायंस डील, वो भी ख़त्म हो जाएगा। एंड दैट इज़ वाई दे आर एक्चुअली टेकिंग द लीगल रूट फॉर इट, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए जो एफसीपीएल है वो 9.9% शेयर होल्ड करता है, किस में? एफआरएल में, फ्यूचर रिटेल एफआरएल, जो कि रिलायंस के साथ डील में गया है। तो अब चूंकि एफसीपीएल में 49% का स्टेक अमेजोन का है, तो अमेजोन ऑटोमेटिकली एक इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर बन जाता है, किस में? एफआरएल में, जिसने अभी रिलायंस के साथ डील करी है। तो देखना है कि अब इस पे सीसीआई जो है वो कैसे एक्ट करता है। फिलहाल के लिए ये बोला है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने कि इसको वापस से इन्वेस्टिगेट किया जाए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, लॉस एंड डैमेज की वरीज अमिड क्लाइमेट एक्सट्रीमिटीज। सो द लास्ट few days of ongoing climate conference COP will mull over a more immediate problem. What is the immediate problem? Loss and damage that is caused by the extreme climatic situation. No other countries apart from Scotland has yet committed any loss or damage fund at the conference. क्या था इशू? नटशेल में मैं आपको बता दूं कि कंट्रीज जो हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं एक्सट्रीम सिचुएशन से, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक सिचुएशन, कौन कौन से कंट्रीज हैं? अगर हम बात करें हिली एरियाज, जो हिल पे जो कंट्रीज हैं, जो एरियाज हैं, उसके अलावा जो सी शोर पे सिचुएटेड हैं कंट्रीज, इनके चारों तरफ या तीन तरफ या दो तरफ सी है, पोर्ट्स हैं, ऐसे कंट्रीज़ जो भी इन्वायरमेंट एक्सट्रीमिटीज़ हैं, क्लाइमेट एक्सट्रीमिटीज़ हैं, जो एक्सट्रीम सिचुएशन है, चाहे वो सी लेवल बढ़ना हो, चाहे वो लैंड स्लाइड्स हो, ग्लेशियर्स की मेल्टिंग हो, उससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं और सबसे पहले इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से उनके कई इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस होता है, बहुत डैमेज होता है, एंड दैट इज़ अ ह्यूज इकोनॉमिक कॉस्ट। तो इसके लिए कंट्रीज़ ने सोचा था कि दे विल प्लान और दे विल पूल ऑफ फंड। ऐसे कंट्रीज आपस में मिलकर के एक फंड और एक पूल फंड जनरेट करेंगे, एंड दैट पूल फंड विल बी यूज्ड फॉर दोज लॉसेस एंड डैमेज जो कि एक क्लाइमेट एक्सट्रीमिटीज के कारण कंट्रीज को फेस करने पड़ रहे हैं, वल्नरेबल कंट्रीज को फेस करने पड़ रहे हैं। डेफिनेटली इंडिया इज़ वन ऑफ देम, क्योंकि इंडिया भी तीन ओर से सागर से घिरा हुआ, आपको पता होगा, और इंडिया की सिचुएशन भी ऐसी है ही है। तो इसको लेकर के कई सारे कंट्रीज़ ने एक फंड करने की या बनाने की कोशिश करी थी कि सीओपी में इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के बारे में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए स्कॉटलैंड के अलावा किसी भी अदर कंट्री ने किसी भी तरह के फंड को सपोर्ट नहीं किया है इस पर्टिकुलर COP26 में। वाइल इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ज्वाइंड हैंड्स विद 24 लाइक माइंडेड डेवलपिंग नेशंस टू पुश फॉर क्लाइमेट डिजास्टर फंडिंग फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज, बट अगर हम बात करें तो डेवलप कंट्रीज रेडी ही नहीं है। उनका ये कहना है कि हम क्यों फंड करें, इफ़ वी हमारे पास अपना सफिशिएंट है, वाई शुड वी क्रिएट अ दिस पूल फंड। और हम तो वैसे भी अगर हम देखें तो डेवलप कंट्रीज आर लीस्ट इम्पैक्टेड और लेस इम्पैक्टेड बाय दीज क्लाइमेट एक्सट्रीमिटीज़। जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं वो डेवलपिंग नेशंस ही हो रहे हैं, और उनकी जियोग्राफिकल सिचुएशंस भी ऐसी हैं। तो डेवलप नेशंस आर नॉट वेरी कंप्लायंसेस और नॉट एग्री एग्री ऑन दिस पर्टिकुलर इशू। तो ऐसा लगता है कि जो अभी भी जो फंड जनरेट करने की बात हो रही है, लॉस एंड डैमेज फंड, वो बहुत ज़्यादा पिकअप नहीं लेगा। इंडिया इज स्पेशली वल्नरेबल टू डिजास्टर सिंस 95% ऑफ इस कोस्टल डिस्ट्रिक्ट आर कंसीडर्ड एक्सट्रीम लेवल हॉटस्पॉट फॉर क्लाइमेट रिस्क। तो इंडिया के अलावा ऐसे सारे कंट्रीज़ जो कि पोर्ट पर या सी से सिचुएटेड हैं, हिल्स में हैं, वो सारे इस तरह की इन्वायरमेंट एक्सट्रीमिटी से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। और इसी को लेकर के इंडिया ने इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को प्रमोट किया था, बट फिलहाल के लिए स्कॉटलैंड के अलावा कोई भी कंट्री आगे नहीं आया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, डेटा लीक एट CDSL आर्म पुट्स
44 million investors at risk as per the report. So recently CDSL की एक सब्सिडरी है, उसका कुछ डेटा लीक हो गया और उस डेटा की वजह से 44 मिलियन जो इन्वेस्टर्स हैं उन वो रिस्क पर आ गए। किस तरह के रिस्क पर? डेटा पहले तो देख लेते हैं कौन सा डेटा लीक हुआ है। फोन इन्वेस्टर्स का नाम, उनका फ़ोन नंबर, उनका ईमेल आईडी, उनका पैन कार्ड, इस तरह का जो डेटा है, बेसिकली अगर हम बोलें फाइनेंशियल डेटा, पर्सनल डेटा जो है वो लीक हो गया है। और उसके अकॉर्डिंग 40 मिलियन इंडियन इन्वेस्टर्स जो हैं वो अभी रिस्क की सिचुएशन में आ गए, क्योंकि उनका डेटा रिलीज हो चुका है, उनका डेटा लीक हो चुका है। तो डेफिनेटली दैट कैन बी misused for any sort of financial transaction. So a vulnerability at CDSL subsidiary, that is CDSL Venture Limited, has exposed the personal and financial data of over 40 million Indian investors twice during 10 days, according to the cybersecurity consultancy startup CyberX9. CDSL क्या है? CDSL stands for Central Depository Services India Limited, and it is a SEBI registered depository, and CDSL Venture Limited is a KYC registering agency separately registered with सेबी। तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स क्लाइंट्स हैं, उनका डेटा रहता है इस पर्टिकुलर कंपनी के पास। 40 मिलियन का डेटा रिलीज हो चुका है, लीक हो चुका है। लेट अस सी हाउ दिस पर्टिकुलर कंपनी will actually take care of this situation, but still 40 million investors are at a risk. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.